ओके, ठीक है, आवाज आ रही होगी आप लोगों को। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो जैसे कल मैंने आप लोगों पिछले लेक्चर में मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लेकिन चलो ठीक है, कल क्वेश्चन नहीं ले पाया मैं। कोई नहीं, उसकी टेंशन मत लीजिए। कंडक्शन और इस पे कैलोरीमेट्री पे उसका एक क्वेश्चन का पूरा एक सीरीज बचा हुआ है, फिर रेडिएशन का पूरा क्वेश्चंस कराना पड़ेगा। तो तो क्वेश्चंस की आप टेंशन मत लीजिए, वो कराया जाएगा, क्योंकि एडवांस में थ्योरी से कुछ नहीं होता है। तो कई लोग का कंसर्न था कि सर क्वेश्चंस, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, करा दिया जाएगा। लेकिन पहले थ्योरी भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और देखता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस ही लेता हूँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक हम लोग करेंगे रेडिएशन, और रेडिएशन आज कंप्लीट भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बोला। तो आज मैं उन टॉपिक्स को भी टच करूंगा जिसको कि मैंने यूट्यूब पे आई थिंक पढ़ाया नहीं होता। ठीक है, जब रेडिएशन पढ़ा रहा था क्रैश कोर्स के लिए जेईई मेंस में, तो यूट्यूब में भी मैंने उस टॉपिक को उस टॉपिक को टच नहीं किया था। तो चलिए उसको देख लेंगे। पिछले लेक्चर में रेडिएशंस को जहाँ तक मैंने रेडिएशन करवाया था, उसमें हम लोगों ने किया था कहाँ तक कि रिफ्लेक्टिव पावर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पावर क्या होता है, और ट्रांसमिटिव पावर क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझाया था। ठीक है, अब एक और टर्म देखो, शुरुआत में 3-4 टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर सारी सारी जो आपकी ये रेडिएशन चैप्टर है वो आपको समझ में आएगा। देखो रेडिएशन में मैंने पहला जब मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, तो जल्दी 5 मिनट के अंदर मैं जल्दी बताता हूँ। रेडिएशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन मतलब कि एनर्जी निकालती है। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ऑब्वियसली बात है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होगी। तो कोई भी बॉडी, चाहे वो मैं हो जाऊं, चाहे आप हो जाए, चाहे वो ये ऑब्जेक्ट हो जाए, हर बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो अपने बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी निकालेगा। उसका मैंने रीजन बताया था कि हम लोग मानते हैं कि 0 केल्विन से अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करेंगे अपने मीन पोजीशन के बाद। अगर मॉलिक्यूल्स मीन पोजीशन के बाद वाइब्रेट करेंगे, तो उसका मतलब है वो मॉलिक्यूल्स चार्ज पार्टिकल का बना होगा। चार्ज पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा, मतलब वो एक्सीलरेटेड मोशन में आ जाएगा। अगर एक्सीलरेटेड मोशन में आ गया, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी निकाले। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि कोई भी बॉडी अगर सराउंडिंग पे रखा हुआ है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी निकाल रहा है, तो सिंपल सी बात है उसका टेम्परेचर घटना चाहिए। मैं अगर कंटिन्यूसली अपने अंदर से एनर्जी निकालूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो मेरा टेम्परेचर घटना चाहिए। तो लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइंटिस्ट ने बोला, मतलब लोगों से मेरा सेंस है, साइंटिस्ट ने, कि कोई भी एक बॉडी जो है साइमल्टेनियसली दो काम करता है, इमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। तो इमिशन तो हम लोगों ने समझ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी निकालना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ होता है। एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, वो निकाल रहा है, तो कुछ रेडिएशंस मेरे पे आके गिरेंगे, तो उसका कुछ फ्रैक्शन में एब्जॉर्ब कर लूंगा, ये तो होगा ही। तो अगर कोई बॉडी दोनों काम एक साथ कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है और साथ साथ इमिट भी कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद अगर एब्जॉर्ब कम कर रहा है, रिलीज ज्यादा कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर गिर रहा होगा। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, कोई बॉडी अगर हाई टेम्परेचर पे है तो वो ज्यादा रिलीज करता है, मतलब कि इमिट करता है, और एब्जॉर्ब कम करता है। इसी तरीके से मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया था, कोई बॉडी अगर मान लीजिए कि एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, इमिट कम कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी दैट मीन्स उस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रहा होगा, तभी ऐसा कर रहा होगा। ये सब सारी से सर मेरा आज क्लास एक ठीक है, मैं देखूंगा उसको, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी देखूंगा।
ओके, क्वेश्चन कराया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, किरचॉफ्स लॉ के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कल पिछले लेक्चर में बताया था। अब हम लोग बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ये सब सारी चीजें। अब देखिए कल मैंने 3 टर्म्स आपको बताया था, एक बार फिर से उसको ही बता दे रहा हूँ कि कोई भी बॉडी अगर, जैसे कि मैंने बात की, कोई भी सरफेस है उस पर रेडिएशंस गिरेगा, अगर उस पर रेडिएशंस आ रहा है तो हो सकता है वो रिफ्लेक्ट हो जाए या हो सकता है ट्रांसमिट हो जाए। ट्रांसमिट का सबसे अच्छा एग्जांपल है कांच से एक पार से दूसरे पार चली जाती है, ट्रांसमिट हो जाए, या हो सकता है एब्जॉर्ब हो जाए। मान लो QI एनर्जी या QI एनर्जी पर सेकेंड, या इसको पावर भी बोल सकते हो, अगर एनर्जी पर सेकेंड आ रही है तो उसको पावर भी बोला जा सकता है। तो ये अगर आपका QI एनर्जी आई, QR रिफ्लेक्ट हो गई, QT ट्रांसमिट हो गई और QA एब्जॉर्ब हो गई, मतलब इसके 3 टुकड़े हो गए ना। तो डिफाइन किस तरीके से, रिफ्लेक्टिव पावर के जिसको कि स्मॉल r से डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन किस तरीके से किया गया है कि कितना फ्रैक्शन जो है इंसिडेंट का वो रिफ्लेक्ट हो गया। ट्रांसमिटिव पावर किस तरीके से, जिसको स्मॉल t से डिफाइन करते हैं, वो होता है QT अपॉन QI। इसी तरीके से एब्जॉर्प्टिव पावर किस तरीके से, QA अपॉन QI। ठीक है, मेनली हमारा इस चैप्टर में कंसर्न इससे ही रहेगा क्योंकि हम लोग एब्जॉर्प्शन पे देख रहे हैं। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे एक बात समझना कि एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। ट्रांसमिशन सेम एज रिफ्लेक्शन नहीं, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन अलग अलग चीजें होती है। मैंने आपको बताया ना, ट्रांसमिशन का मतलब ये समझो कि ट्रांसमिट हो गया, जैसे कांच के में उस मीडियम में गई और उसके थ्रू चली गई, दैट इज ट्रांसमिशन। और रिफ्लेक्शन अलग चीज होता है, रिफ्लेक्शन टकरा के वापस चली गई, दैट इज रिफ्लेक्शन, अलग चीज। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इस पे मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो देखो रेडिएशन, देखो मैं ईमानदारी से बताऊं, रेडिएशन एक ऐसा चैप्टर है, 30% थ्योरी, 30% कॉन्सेप्ट, मतलब कि 30% कॉन्सेप्ट, और फिर जो बाकी का जो पोर्शन है वो फिर इन दोनों का मिक्सचर। तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा स्लो में लेके चल रहा हूँ, इसमें कोई मतलब ये बता भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। तो ये तीनों टर्म्स हो गए। अब एक नया टर्म और आता है जिसमें कि आप फिर कंफ्यूज हो गए, इमिसिव पावर। अब इमिशन का क्या मतलब होता है आप खुद बताना। इमिशन का मतलब होता है अपने बॉडी से निकालना, मतलब कुछ चीजें देख रहे हो, फील करना, निकल रहा है। तो इमिसिव पावर, अब ये मत बोल देना है कि इमिसिव पावर इज आल्सो डायमेंशनलेस, नहीं, इमिसिव पावर इज नॉट डायमेंशनलेस, लेकिन एब्जॉर्प्टिव पावर इज डायमेंशनलेस, क्योंकि QA अपॉन QI होता है ना। और एब्जॉर्प्टिव पावर किस तरीके से बोल सकते हो, एब्जॉर्प्टिव पावर को ही बाद में चल के हम लोग बोल देंगे एब्जॉर्बिटी। क्या बोल देंगे, एब्जॉर्बिटी। तो ये याद रखिएगा कि एब्जॉर्बिटी वो क्या है असल में। एब्जॉर्बिटी वो कुछ नहीं है कि किसी सरफेस पे जो एनर्जी आई या रेडिएशंस आई उसका कितना फ्रैक्शन उस सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बिटी या एब्जॉर्प्टिव पावर। दोनों एक ही चीज है, लेकिन इमिसिविटी और इमिसिव पावर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये बात याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो कंफ्यूजन यहीं पे स्टार्ट होता है, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया इसी में कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, अब देखो दो फिनोमेना एक ऑब्जेक्ट के साथ होता है, अगर इस चीज को समझ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा फिर रेडिएशन। दिक्कत इसी में आती है, एक तो बॉडी इमिट भी कर रहा है, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि ये बॉडी अगर इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी निकालेगा। और ये एनर्जी जब निकालेगा तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, इसमें हर वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, साथ साथ ये तो निकाला, साथ साथ ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। अगर साथ साथ ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो भैया उस एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है एब्जॉर्प्टिव पावर। समझ रहे हैं मेरी बात को, इस एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। हो सकता है ये बॉडी की प्रॉपर्टी होगी कि कोई बॉडी जितना उस पर रेडिएशन गिन रहा है उसका 10% एब्जॉर्ब कर ले,
तो उसका एब्जॉर्बिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो जाएगा 0.1। कोई 30% एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी एब्जॉर्बिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी हो जाएगी 0.3। तो ये बॉडी पे डिपेंड करता है। अब इमिसिव पावर क्या होता है? इमिसिव पावर ये होता है कि कोई भी बॉडी अपने पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड कितनी एनर्जी मतलब इमिट कर रहा है, दैट इज व्हाट इमिसिव पावर। तो एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एमिसिव पावर कुछ अलग चीज नहीं होती है, ये होता है कि कोई भी बॉडी है, हो सकता है किस तरह का भी बॉडी हो सकता है, जैसे मैं भी, आप भी हो सकते हैं, आप अपने पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड कितनी एनर्जी निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। अगर इसका अगर आप यूनिट देखो इमिसिव पावर का, तो इसकी यूनिट आपकी इससे इंटेंसिटी की जैसी आपको मिलेगी, मतलब पावर अपॉन एरिया के बराबर आपको मिलेगी। समझ रहे मेरी बात को? तो ये है। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि इमिसिव पावर एक अलग चीज है, एब्जॉर्प्टिव पावर एक अलग चीज है। एब्जॉर्प्टिव पावर का डायमेंशन आपको पता चल गया, इसका भी पता चल गया। अब मैं दूसरा टर्म एक आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट लाया गया ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या होता है, मतलब काला ऑब्जेक्ट मत समझ लेना कि कोई काला कलर का ऑब्जेक्ट है, नो ना, इस तरीके से नहीं है। ब्लैक बॉडी क्या है, मान लो कि एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस। हो सकता था ये सरफेस आपकी बॉडी की स्किन हो सकती है, हो सकता है कि कोई वॉल हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसकी सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी सरफेस पे अगर कोई रेडिएशंस गिर रही है, मान लो कि 100 जूल ऑफ रेडिएशंस पर सेकंड गिर रहा है, मतलब रेडिएशन मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इसमें एनर्जी गिर रही है सरफेस पे। मान लो कि ये इसका 100% मतलब कि 100 जूल जो है एनर्जी पर सेकंड ये अब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इस तरह के सरफेस को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं, मतलब उस पे जितनी तरह की रेडिएशंस गिराओगे वो सबको एब्जॉर्ब कर ले, दैट सरफेस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। इस तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि किसी भी सरफेस पे रेडिएशंस गिनते हैं तो उसको 3 टुकड़े हो जाते हैं। पहला रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। तो ये समझ लो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन 0 हो जाए और 100% जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो इस तरह के सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। तो एक बात बताइएगा, अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो क्या ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है? वो तो मैं कहूंगा कि 100% तो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचो कि जो हमारे सराउंडिंग्स में जो रेडिएशंस है उसमें ओनली विजुअल रेंज की तो लाइट नहीं है ना, उसके अलावा इंफ्रारेड भी है, उसमें माइक्रोवेव्स भी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके। अरे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ओनली जो आप लाइट देखते हो वही तो ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ना, इंफ्रारेड लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। रेडियो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, आप एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ लाइट के को ही देख पाते हो, दैट इज व्हाट विजुअल रेंज। अल्ट्रावायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है, उससे पहले इधर भी बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर मैं एक ब्लैक कलर के बॉडी की बात करूं तो आपको पता होगा कि ब्लैक कलर इसलिए दिखता है क्योंकि वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब, मतलब कि सारे कलर ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसने विजुअल रेंज के सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया है तो क्या गारंटी है कि ये इंफ्रारेड को भी एब्जॉर्ब किया होगा? हो सकता है कि ये इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, ओनली ये विजुअल रेंज की लाइट को ही मतलब क्या बोलते हो एब्जॉर्ब किया होगा। तो मैं उसके बेसिस पे विजुअल रेंज के लाइट के बेसिस पे, विजुअल रेंज के जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके बेसिस पे मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ये हर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया होगा। हाँ, लेकिन इसने मैक्सिमम को किया है, इसलिए मैं इस ब्लैक कलर्स के ऑब्जेक्ट को हम लोग टेंडिंग टू ब्लैक बॉडी मानते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं आप लोग? आई थिंक समझ पा रहे होंगे, तो आपको ये रीजन समझ में आया होगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी रेडिएशंस में ओनली विजुअल रेंज थोड़ा ना है यार, हर तरह की उस पे फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कुछ अल्ट्रावायलेट का भी होगा, कुछ इंफ्रारेड का भी होगा, कुछ रेडियो वेव्स का भी होगा, कुछ माइक्रोवेव्स का भी होगा। तो उसके बारे में हमें नहीं पता ना, क्योंकि उस रेंज की लाइट्स को तो हम लोग देख ही नहीं सकते,
कुत्ता बिल्ली देख लेता है इंफ्रारेड को, अब तुम कुत्ता बिल्ली तो हो नहीं जो तुम देख पाओगे इंफ्रारेड को। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई। ठीक, तो ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो अपने ऊपर जितनी भी तरह की रेडिएशंस गिरता है उस सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है, नॉट ओनली विजुअल्स, हर रेंज की। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि मान लो एक ब्लैक बॉडी है, सपोज करना एक ब्लैक बॉडी है, उसको आप रूम टेम्परेचर पे लेके चले जाओ। अगर एक ब्लैक बॉडी हो और उसको रूम टेम्परेचर पे लेके चले जाओ तो सिंपल सी बात है, ब्लैक बॉडी क्या करेगा कि जितनी उस पर रेडिएशंस गिर रहा होगा वो सबको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर क्योंकि बढ़ ना जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है आप इसको यहाँ पे लेके आओगे तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम करेगा। अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम करेगा तो सिंपल सी बात है उस पर जितनी एनर्जी गिरेगी वो उतनी एनर्जी छोड़ेगा, तभी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा भैया। तो सिंपल सी बात है कि जो जितना अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से हम ये चीज समझ सकते हैं, जो जितना एब्जॉर्ब करता है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उतना उसको रिलीज भी करना पड़ेगा। अरे सिंपल सी बात है, मेरा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है तो मैं जितना एब्जॉर्ब करूंगा उतना मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर ब्लैक बॉडी पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, उस पर जितनी रेडिएशंस गिरता है, और अगर वो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहता है, अगर मैं उसको एक ऐसे सराउंडिंग में लेके चल जाऊं कि जहां पे उसका बॉडी टेम्परेचर और उस सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, तो सिंपल सी बात है उसने जितना एब्जॉर्ब किया होगा उतना उसको इमिट करना पड़ेगा पर सेकेंड, तभी उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना पाएगा। इससे एक बात पता चलती है कि कोई भी बॉडी जिसका एब्जॉर्बिटी जितना, मतलब कि जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो उतना अच्छा इमिटर भी होता है। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर। ये मैं आपको थियोरेटिकली बता दिया, किरचॉफ ने इसको प्रूव करके बताया था और प्रूव करके एक रिलेशन निकाला था, E by A is equals to EB। अब ये समझेंगे कि चालो ये क्या लिखा गया, ये किरचॉफ ने ये रिलेशन निकाला था। कैसे निकाला था उसको अभी मारो गोली, बस ये समझो कि किरचॉफ ने ये रिलेशन निकाला था और उसने क्या बोला, E क्या है, E है इमिसिविटी ऑफ नॉर्मल बॉडी एट टेम्परेचर T। इमिसिविटी या इमिसिव पावर। अब इमिसिव पावर क्या होता है भैया, जो मैंने आपको बताया वही चीज कि पर इमिसिव पावर को बारे में अभी तुरंत बताया था कि कोई भी बॉडी अपने पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड कितनी एनर्जी निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। ब्लैक बॉडी के लिए भी हम लोगों ने निकाल के देखा कि पर सेकेंड कोई बॉडी अपने यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी निकाल रहा है, वो निकाल के देखा। और ए क्या है, एब्जॉर्बिटी है। तो उसने ये देखा किसी भी बॉडी का, किसी नॉर्मल बॉडी का, ये क्या है, किसी नॉर्मल बॉडी का इमिसिव पावर, और ये है ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर, उसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे आपका दोनों का इमिसिव पावर का मतलब ये समझ में आया कि किसी नॉर्मल बॉडी का इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्बिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एक बात बताओ कि अगर कांस्टेंट होता है, मतलब कि इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी, नॉर्मल बॉडी एट टेम्परेचर T अपॉन एब्जॉर्बिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी टेम्परेचर, मतलब एट टेम्परेचर T, इन दोनों का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो इसका सिंपल सा मतलब है अगर इमिसिविटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है एब्जॉर्बिटी को भी बढ़ना पड़ेगा। तो यहीं से उन्होंने प्रूव किया था कि भैया गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी भी नीचे वाली को भी बढ़ना पड़ेगा, तभी इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट हो पाएगा। तो यहीं से उसकी बात प्रूफ हो गई थी कि हाँ भैया मैथमेटिकली भी आप जो बात बोल रहे हो, सर आपने बोला इमिसिविटी और इमिसिव पावर सेम होती है। नहीं बेटा, इमिसिविटी और इमिसिव पावर सेम नहीं होती है। इमिसिव पावर का मैंने मतलब एक ही बात बताया, इमिसिव पावर मैं अपने पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड कितनी एनर्जी निकाल रहा हूं, दैट इज इमिसिव पावर, दिस इज इमिसिव पावर। अब इमिसिविटी क्या होती है इसके बाद आपको पता चलेगा। तो ये बात समझ में आया कि ये मतलब कि इमिसिविटी ऑफ नॉर्मल बॉडी और उसी बॉडी का एब्जॉर्बिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो कि ईबी के बराबर है। अच्छा ईबी क्या है भैया, एक ब्लैक बॉडी का उसी टेम्परेचर पे इमिसिव पावर क्या होगा,
समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसी रेशियो को यूज किया गया और E बाई EB हम कर दें इज इक्वल्स टू A, ये भी तो हम लिख सकते हैं। E बाई EB को हम लोग बोलते हैं इमिसिविटी। ये क्या है? इमिसिविटी। अच्छा, अब इसके हिसाब से सोचो इमिसिविटी क्या होगा? इमिसिविटी होता है किसी नॉर्मल बॉडी का इमिसिव पावर एट टेम्परेचर T अपॉन किसी ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर उसी टेम्परेचर T पे। मतलब आपको समझ में आया? मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि सरफेस एरिया A दे रखा है, मतलब सरफेस एरिया A दे रखा है, और किसी एक ब्लैक बॉडी है उसका भी सरफेस एरिया A दे रखा है, ठीक है? सरफेस एरिया दोनों टेम्परेचर T पे है, दोनों टेम्परेचर T पे है, ठीक है? तो मेरा ये कहने का मतलब है ये नॉर्मल बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है। तो सिंपल सी बात है, ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T पे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, मतलब इमिट कर रहा होगा, या उसकी इमिसिव पावर ज्यादा होगी। लॉजिकली सोचना, क्योंकि वो उस टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वो ज्यादा इमिट भी करेगा। तो इमिसिविटी किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि नॉर्मल बॉडी का इमिसिव पावर एट टेम्परेचर T अपॉन ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर एट दैट टेम्परेचर T। मतलब ये भी एक रेशियो ही है भैया इमिसिविटी, कि ब्लैक बॉडी के कितने रिस्पेक्ट में नॉर्मल बॉडी कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन जो है वो इमिट कर रहा है, दैट इज इमिसिविटी। समझ रहे हैं? तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर इतना पता रहा तो सिंपल सी बात है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? E मैंने बोला है दिस इज इमिसिव पावर भैया, इमिसिव पावर, दिस इज ऑल्सो इमिसिव पावर, लेकिन EB कर दिया तो डेट इज ब्लैक फॉर इमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी, दिस इज इमिसिव पावर फॉर नॉर्मल बॉडी। ये तो मैंने बताया था, ये नॉर्मल बॉडी, ये हो गया ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर है। इमिसिव पावर तो समझ में आया? तो यहां से आप देख सकते हो इमिसिविटी इज एब्जॉर्बिविटी आपका आ जाएगा। तो एक नया टर्म डिफाइन किया गया कि ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में कोई एक बॉडी किसी टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे, और सेम अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन, दोनों का सेम सरफेस एरिया हो, तो कितनी एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी निकालता है, दैट इज कॉल्ड इमिसिविटी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने आपका क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है? तो ये दो अलग अलग टर्म्स है, ठीक है? ओके। अच्छा एक बात सुनिएगा, इमिसिव पावर जब मैं डिफाइन कर रहा था तो इमिसिव पावर क्या होता है? इमिसिव पावर आपका सिंपली ये होता है कि कोई भी बॉडी और सेकेंड अपने पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी निकाल रहा है, तो उसमें जो एरिया आता है वो एक्सपोज्ड एरिया आता है, वो वाला एरिया आप लीजिएगा जिससे कि एनर्जी मतलब एक्सपोज्ड हो रहा है किसी दूसरे सरफेस के लिए। तो एरिया जो होता है, अगर मैं इसको बोलूं तो इसको लिखोगे Q अपॉन A इंटू टी, यही तो होगा। Q है क्या? एनर्जी रिलीज्ड, और ये क्या है? A है जो है वो एक्सपोज्ड एरिया होता है। तो इमिशन जो होता है किसी भी बॉडी का, वो कौन से एरिया से होगा? अगर तुम ध्यान से देखो, ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर दूसरा एरिया भी होगा जो मेरे अंदर है। भैया ऐसा तो ना कि मैं मांस का लोथड़ा हूं, अंदर से खाली भी हूं ना। तो सिंपल सी बात है, वो जो खाली वाला एरिया इस तरीके से बना होगा जो मेरे अंदर होगा, वो वाला एरिया नहीं लेंगे, मेरे आउटर एरिया को लेंगे, एक्सपोज्ड एरिया जो कि एक्सपोज्ड होगा, वो वाला एरिया हम लोग लेते हैं इसमें। समझ रहे हो? इमिसिव पावर में। अच्छा एक बात बताइएगा, तुम इसका एग्जांपल भी तुम समझ सकते हो। अच्छा, इमिशन जो होता है किसी भी बॉडी के का जो इमिशन होता है वो ड्यू टू इस सरफेस टेम्परेचर होता है, ना कि इसकी कोर टेम्परेचर होता है। जैसे अर्थ का एग्जांपल ले लो, अर्थ का कोर का टेम्परेचर तुम्हें पता होगा 3000, मतलब बहुत ज्यादा होता है। अगर उसके हिसाब से रेडिएशन होने लगता तो भैया तुम भाप बन गए होते। तो अर्थ की सरफेस टेम्परेचर के कारण रेडिएशन होते हैं, ना कि उसके कोर टेम्परेचर के कारण। तो इसलिए बोला जाता है इमिशन इज ड्यू टू इट्स सरफेस टेम्परेचर, नॉट ड्यू टू इट्स कोर टेम्परेचर। ये बात याद रखिएगा, इमिशन जो भी होता है किसी भी बॉडी का होता है
वो उसके सरफेस टेम्परेचर के कारण होता है, ना कि उसके कोर टेम्परेचर के कारण होता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप अर्थ अच्छे से याद रख सकते हो कि अगर हमारे कोर के टेम्परेचर के कारण अगर रेडिएशंस निकल रहे होते ना, तो भैया तुम अर्थ के हम सरफेस पर रह ही नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को जो जो अच्छा लगा होगा आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ प्रवचन आप सुनने के लिए नहीं आए हो भैया, थ्योरी था तो ऑब्वियसली बात मैं बोलूंगा, थोड़ा सा प्रवचन तो देना पड़ेगा, मतलब समझाना पड़ेगा। बाकी आपको जो अच्छा लगे कंटिन्यूअसली लिखते जाइएगा। बहुत सारे टर्म्स आपको बता दिए, ठीक है, तो उन सब चीजों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप लिखते जाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्टीफेंस लॉ पे, ठीक है। ये वाला टर्म क्या है, इमिसिबिलिटी, ये मैंने बोल दिया। ये एब्जॉर्बिलिटी तो आपको पहले से ही पता था। तो किसी भी एक बॉडी के लिए इमिसिबिलिटी इज इक्वल टू एब्जॉर्बिलिटी हमेशा होगा, ये बात आप भी जानते हैं। सर ट्रांसमिशन और इमिशन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर ब्लैक बॉडी को कंसीडर करें तो एब्जॉर्बिलिटी 1 होगा, तो बाय किरचॉफ्स लॉ, भाई बेटा गजब के हरामी हो तुम। अरे यार मैं क्या बोलूं तुम्हें। अभी मैंने क्या बताया था कि क्यू आई अगर कोई एनर्जी आ रही है, क्यू आई अगर कोई एनर्जी आ रही है तो उसके 3 टुकड़े होंगे। एक के कारण मैंने आर, टी और ए तीनों मैंने डिफाइन किया था। अच्छा एक बात बताओ, 3 टुकड़े हुए थे, क्यू आर लिखा था, क्यू टी लिखा था और क्यू ए लिखा था। अच्छा एक बात बताओ, तुम लॉजिकली सोच के बताना कि क्यू आई इज इक्वल्स टू क्यू आर प्लस क्यू टी प्लस क्यू ए ही होगा। अबे तुम खुद सोचो ना, 100 जूल एनर्जी आई, उसका 10% या मान लो कि सपोज दैट 100 जूल एनर्जी आई किसी सरफेस पे रेडिएशंस के थ्रू, उसका मान लो 30% यानी 30 जूल जो एनर्जी है वो आपका रिफ्लेक्ट हो गया, 30 जूल जो है एब्जॉर्ब हो गया, बाकी का बचा 40 ट्रांसमिट हो गया। सपोज दैट 40 जूल ट्रांसमिट हो गया, तो तीनों मिला के तो भैया जितना आया था उसके बराबर ही होगा ना। अच्छा तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए, क्यू आई से डिवाइड कर दो, डेट इज व्हाट 1 इज इक्वल्स टू क्यू आई से डिवाइड कर दो, तो लिख दो, क्या लिखोगे, क्यू आर अपॉन क्यू आई प्लस ऑफ क्यू टी अपॉन क्यू आई, क्यू टी अपॉन क्यू आई प्लस ऑफ क्यू ए अपॉन क्यू आई। अच्छा एक बात बताओ, दिस इज व्हाट रिफ्लेक्ट, क्यू आर अपॉन क्यू आई क्या होता है, दिस इज रिफ्लेक्टिव पावर, दिस इज ट्रांसमिटिव पावर, दिस इज एब्जॉर्प्टिव पावर। मतलब आर प्लस टी प्लस ए इज इक्वल्स टू 1 हमेशा होगा। ये बात आप समझ रहे कि नहीं पर समझ रहे? ट्रांसमिटिव पावर का प्लस रिफ्लेक्टिव पावर प्लस एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो हमेशा, मतलब कि सम हमेशा 1 होगा, क्योंकि दीज आर फ्रैक्शंस। आपको मैंने शुरुआत में ही बोला था, ट्रांसमिटिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर और ऑब्जेक्टिव पावर एक फ्रैक्शन है भैया। कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ, कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ, कितना फ्रैक्शन मतलब रिफ्लेक्ट हो गया, ये दीज आर फ्रैक्शंस। तो तीनों फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि ब्लैक बॉडी में 100% एब्जॉर्ब हो जा रहा है, दैट मीन्स Q, मतलब कि इसका जो QA है वो QI के बराबर है। अरे सिंपल सी बात है, अगर कोई ब्लैक बॉडी है 100% एब्जॉर्ब हो जा रहा है, मतलब ये जीरो ये जीरो, तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ब्लैक बॉडी के केस में अगर एक ही वैल्यू निकालो तो उसका ट्रांसमिशन, उसका एब्जॉर्प्शन भी QI है, और QI तो मतलब जितनी आया उतना एब्जॉर्ब हो गया, तो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना भैया। एब्जॉर्प्टिव पावर 1 हो जाएगा। अगर एब्जॉर्प्टिव पावर 1 हो जाएगा तो R और T 0 हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 0, T इज इक्वल्स टू 0। तो ये याद रखिएगा, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
हाँ सेम है, थोड़ी देर पहले ही बोला था सेम है। अरे भाई एब्जॉर्बिटी ऑब्जेक्टिव पावर एक ही बात है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा था। चलिए ठीक है, देखते हैं अब स्टीफेंस लॉ। अब स्टीफेंस लॉ की बात करें, स्टीफेंस लॉ की बात करें तो स्टीफेंस एक साइंटिस्ट है, इन्होंने देखा कि कोई भी बॉडी का, अब सिंपल से एक नॉर्मल से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या उसका इमिसिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? लॉजिकली सोच के बताना, लॉजिकली सोच के बताना। अरे भाई एक बात बताओ, आर टी और ए इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन फिनोमिना, एनर्जी आ रही है उससे रिलेटेड है, इमिशन से रिलेटेड थोड़ा है। तो सिंपल सी बात है, अगर एब्जॉर्बिटी 1 है तो इमिसिविटी भी 1 होगा ना, तो सिंपल सी बात है इमिसिविटी भी इसका 1 हो जाएगा। मैंने बोला है कि एब्जॉर्बिटी इज इक्वल्स टू इमिसिविटी, तो इमिसिविटी भी 1 होगा। इसमें कौन सा मतलब ये है? वह ट्रांसमिट कैसे हो जाएगा? गजब वाली बात कर रहे हो, ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट कैसे हो जाएगा? मतलब गजब की बात कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता तुम ट्रांसमिशन की बात कैसे कर रहे हो, ट्रांसमिशन की बात यहां पे हो रही है, उससे इमिशन से नहीं हो रही है ट्रांसमिशन की बात। एब्जॉर्बिटी इज रिलेटेड टू इमिसिविटी, ना कि ट्रांसमिशन से उससे रिलेटेड नहीं है। गधेड़े उत्तर कुछ भी याद कर लेते हो। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप अलग से पूछ लीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका इमिसिविटी मतलब इमिसिव पावर बढ़ेगा, क्योंकि लॉजिकली सोचो, लॉजिकली क्यों उसका टेम्परेचर मतलब क्यों इमिसिविटी बढ़ेगा, मतलब इमिसिव पावर बढ़ेगा? क्योंकि तुमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन है वो फास्ट हो गया, वाइब्रेशंस फास्ट हो गया, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो निकालेगा, वो उसी हिसाब से निकालेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इमिसिविटी मतलब कि इमिसिव पावर बढ़ता है, बात याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है? कोई जरूरी नहीं है। एब्जॉर्प्शन है जो एब्जॉर्प्शन, या बोलो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिंग रेडिएशंस इज अ सरफेस फिनोमिना, वो सरफेस पे डिपेंड करता है। अब सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ वो एब्जॉर्प्शन पे फर्क नहीं डालता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगर स्टीफेंस लॉ की बात करें तो स्टीफेंस ने ये बताया था कि पर सेकेंड कोई बॉडी कितना रिलीज कर रहा है या कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं दोनों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोनों को बाद में पहले स्टीफेंस ने ये बताया था कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर T है, किसी भी बॉडी का सरफेस टेम्परेचर अगर T है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सरफेस टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी बॉडी का सरफेस टेम्परेचर T है और इसका एक्सपोज्ड एरिया A दे रखा है मान लो, तो ये पर सेकेंड कितनी एनर्जी निकालेगा, दैट इज, या पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी निकालेगा, जिसको हम लोग बाद में स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोलते हैं, ये अलग बात है। लेकिन हम लोग अभी देखते हैं कि पर सेकेंड कोई बॉडी कितनी एनर्जी निकालेगा। वो इन्होंने बताया था कि सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि कोई भी बॉडी जो है, स्टीफेंस ने ये बताया था कि कोई बॉडी का सरफेस टेम्परेचर T दे रखा है, इसका सरफेस एरिया A दे रखा है और इस बॉडी का इमिसिविटी E है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो पर सेकंड जो एनर्जी निकालेगा, dq by dt का क्या मतलब होगा? पर सेकंड कितनी एनर्जी निकाल रहा है, जिसको आप पावर भी बोल सकते हैं, इमिसिव पावर भी बोलते हैं इसको कई जगह, इसको हम लोग इमिसिव पावर भी बोलते हैं। अरे पावर का पर सेकंड को तो पावर ही बोलते हैं ना। तो सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ये पर सेकंड इतनी एनर्जी निकालेगा। कोई भी बॉडी जो एनर्जी निकालता है वो डी टू इट सरफेस टेम्परेचर, मतलब कि कोई भी बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है डी टू इट सरफेस टेम्परेचर होता है। अच्छा, पर सेकंड ये कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ये डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग पे। सराउंडिंग पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन जो है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा ना कि भैया तुम्हारे पे एनर्जी कितनी गिर रही है। तो सिंपल सी बात है कि सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा ना कि पर सेकंड इस पे कितनी एनर्जी गिरेगी।
अगर ऐसे सराउंडिंग पे तुम इसको गर्म वाले सराउंडिंग पे रख दोगे तो सिंपल सी बात है, उस पर बहुत ज्यादा रेडिएशन गिर रहा होगा। लॉजिकली सोचना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम बहुत ठंडे वाले जगह पर रखोगे तो वहां भैया बहुत कम है रेडिएशन उसके ऊपर गिर रहा है, तो सिंपल सी बात है कम एब्जॉर्ब करेगा। सन के पास ले जाओ, बहुत रेडिएशन उसके ऊपर गिर रहा है, तो उसका कुछ परसेंटेज मान लो कि इसकी उसका सरफेस इस तरह का कि वो जितना उस पर रेडिएशन गिरेगा उसका 10% एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन एक जगह तुम बहुत कम रेडिएशन पे उसको लेके चले गए, मतलब वहां बहुत कम, मतलब 100 जूल उस पर गिर रहा था तो उसका 10% 10 जूल एब्जॉर्ब किया। लेकिन एक ऐसे जगह पे लेके चले गए जहां पे कि रेडिएशन बहुत ज्यादा है, मतलब एनर्जी सन के करीब लेके चले गए, तो भैया वहां 10,000 जूल पर सेकेंड उस पर गिर रहा था, उसका 10% करोगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो वही लॉजिकली मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है पर सेकेंड एब्जॉर्प्शन, ये भी आपका इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हम किस सराउंडिंग पे रखते हैं उसको। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये था इमिसिव पावर, जिसको इमिसिव पावर हम लोग बोलते हैं। और एब्जॉर्प्टिव, अगर हम एब्जॉर्प्शन देखो, एब्जॉर्प्शन पर सेकेंड बोले तो डीक्यूबिडिटी एब्जॉर्प्शन, ए से हम लोग इसको दिखा देते हैं, तो ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग टेम्परेचर पे। मान लेते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर टीएस है, तो ये होगा सिग्मा ई ए, या आप इसको ए से दिखा दो क्योंकि आपको पता है ई इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर स्मॉल ई क्या है, तो स्मॉल ई याद कीजिए, हम लोगों ने जो बोला था ई अपॉन ई बी, दिस इज कॉल्ड, याद करो, इमिसिविटी, और इसी को हम लोग ई से दिखाते हैं जो कि एब्जॉर्बिटी के बराबर था। तो ई इज इक्वल्स टू ए फॉर एनी बॉडी, इमिसिविटी इज इक्वल्स टू एब्जॉर्बिटी, किसी भी बॉडी के लिए एब्जॉर्बिटी और इमिसिविटी बराबर होता है, इज इनटू टीएस की पावर 4। तो ये आपका होता है पर सेकंड कोई बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके बारे में ये चीजें हम लोग देखते हैं। अच्छा, कई जगह ए को हम लोग ई से रिप्लेस करवा देते हैं क्योंकि आपको पता है ए इज इक्वल्स टू ए होता है, ई इज इक्वल्स टू ए होता है, तो इसलिए हम लोग इसको ए ई भी लिख सकते हैं। तो मतलब कोई बॉडी पर सेकंड कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो होगा सिग्मा ई ए टीएस की पावर 4, सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। पर सेकंड कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है, वो उसकी सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दोनों में ए जो है वो एक्सपोज एरिया है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आया? आपको ये पता चल गया पर सेकंड कितना रिलीज कर रहा है और ये पता चल गया कि पर सेकंड कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या दोनों अब डिपेंड करेगा, अब आप खुद सोच के बताइए। आपको ये पता है, ये थ्योरेटिकली है, ये लॉ है, आपको भी पता है कि लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हो। ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, न्यूटन्स लॉ का आप कभी प्रूफ नहीं मांगते हो, तो उसी तरीके से इसका प्रूफ मत मांगने लग जाना। उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा ऐसा ऐसी चीजें हुई तो बता दिया, तो इसको याद ही रखना है आपको, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, किसी एक बॉडी को, मेरे पास दो टर्म आया, बॉडी टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर, तुम लॉजिकली सोच के बताना। अब तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया। अगर एक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग में टेम्परेचर से, मतलब अगर मैं ये बोलूं टीएस जो है वो छोटा है बॉडी टेम्परेचर से, तो क्या होगा? मुझे लग रहा है कि बॉडी ज्यादा रिलीज करेगा और एब्जॉर्ब कम करेगा। ये समझ पा रहे हैं आप? गर्म चाय का एग्जांपल ले लीजिए, तो वो ठंडा होना चालू हो जाता है, तो उसका क्या रीजन होता है कि वो ज्यादा रिलीज करता है और एब्जॉर्ब कम कर रहा है। एब्जॉर्प्शन तो करता है, ऐसा नहीं कि गर्म चीज है तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, करेगा भाई, लेकिन कम एब्जॉर्ब करेगा, जितना वो रिलीज कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में कम कर रहा है। तो इस केस में, ठीक है, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि नेट dq बाई dt नेट, अगर मैं बोलूं dq बाई dt नेट, इस केस में अगर मैं dq बाई dt नेट की बात करूं तो वो हो जाएगा dq बाई dt इमिशन माइनस dq बाई dt एब्जॉर्प्शन। यही तो होगा, लॉजिकली सोच के देखो। पर सेकेंड वो कितना इमिट कर रहा है, नेट में कोशिश कर रहा हूं मैं, एब्जॉर्ब भी कर रहा हूं, इमिट भी कर रहा हूं, मुझे ये बताना है मैं नेट क्या कर रहा हूं। तो नेट में इमिट ही तो कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बस यही करना पड़ेगा कि मैं पर सेकेंड कितना रिलीज कर रहा हूं, पर सेकेंड कितना
रिलीज कर रहा हूं उसमें से पर सेकंड कितना मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं उसको घटा दो तो मुझे ये पता चल जाएगा कि नेट में क्या कर रहा हूं। तो वही चीज मैं इसको कर दूं तो ये पता चल जाएगा ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 टी एस की पावर 4। इसी को हम लोग बोलते हैं dq बाई डी टी नेट। समझ रहे हैं मेरी बात को, dq बाई डी टी नेट। अच्छा, ये बात समझ में आई कि कोई बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो सिंपल सी बात है वो नेट क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नेट इमिशन रेट। कई जगह इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नेट इमिशन रेट। क्यों नेट इमिशन रेट बोले, क्योंकि भैया इसमें जितना रिलीज कर रहे थे उसमें से हमने घटा दिया है कितना एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो ये नेट इमिशन रेट ही बताएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कई जगह इसको नेट इमिशन रेट बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम नेट इमिट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर घटेगा भैया, वही चीज होता है। ठीक है, तो ये बात यहां तक हम समझ सकते हैं। इसको कई जगह बोलते हैं स्टीफेंस लॉ, मतलब स्टीफेंस लॉ नेट मतलब कि अगर बोलो तो इसको कई जगह बोला जाता है कि तुम इस तरीके से बोल सकते हो नेट हीट एब्जॉर्ब और लॉस बाय द बॉडी। नेट हीट एंड लॉस बाय द बॉडी, कितना हीट, जो हीट एनर्जी है पर सेकेंड वो बॉडी लॉस कर रहा है, वो इससे आप समझ सकते हो। अच्छा, इसी का उल्टा केस रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि Ts इज ग्रेटर देन T, तो तुम क्या बोलोगे कि इस समय जो है भैया dq बाई dt अगर हम लोग नेट निकाले तो वो क्या निकालोगा। सिंपल सी बात है, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इमिट कम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, इस केस में आप लिखोगे dq बाई dt। मैं लॉजिकल चीज बता रहा हूं, इसमें कोई रटाने की आपको कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपको फील आना चाहिए। dq बाई dt इसमें क्या लिखोगे बताओ, ये लिखोगे एब्जॉर्प्शन रेट, यानी एब्जॉर्प्शन रेट माइनस ऑफ dq बाई dt इमिशन रेट। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा सिग्मा ई ए टी एस टू दी पावर 4 माइनस टी की पावर 4। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो dq बाई dt जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट ही तो कहलाएगा ना। ये असल में क्या कहलाएगा, नेट एब्जॉर्प्शन रेट। समझ रहे मेरी बात को, इस केस में कहला देगा नेट एब्जॉर्प्शन रेट। तो इसका अगर कोई बॉडी नेट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर कोई बॉडी नेट इमिट कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसका बॉडी टेम्परेचर घटना चालू हो जाएगा। तो ये लॉजिकल चीजें हैं जो कि आपको माइंड में आनी चाहिए। बस मैंने आपको बस ऐसे बताया, ठीक है, लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको हीट ट्रांसफर में आपको बताया था, मतलब सॉरी कैलोरीमेट्री में एक चीज बताया था, याद कीजिएगा, dq बाई dt इज इक्वल्स टू ms dt बाई dt। ये चीज याद है? अगर ये चीज याद है तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये नेट है, ये नेट एब्जॉर्प्शन रेट भी हो सकता है या नेट इमिशन रेट भी हो सकता है। dq बाई dt नेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं। तो dq बाई dt की जगह मैं लिख सकता हूं ms dt बाई dt। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, हाँ ना बोलना। तो dq बाई dt इज कुछ भी, दोनों हो सकता है। ये हो सकता है नेट एब्जॉर्प्शन रेट भी हो सकता है, कब, जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो छोटा हो जाए सराउंडिंग के टेम्परेचर से। ये नेट इमिशन रेट भी हो सकता है, कब, जब बॉडी का टेम्परेचर बड़ा हो जाए सराउंडिंग के टेम्परेचर से। तो दोनों हो सकता है। तो अच्छा भैया, तो dt बाई dt क्या है, dt बाई dt तब क्या है, तो वो डिपेंड करेगा इसके हिसाब से और इसके हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात को, वो डिपेंड करेगा कि dq बाई dt क्या है असल में। अगर ये नेट एब्जॉर्प्शन रेट है तो dt बाई dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट। सोचना खुद, कोई बॉडी नेट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट ऑफ दैट बॉडी। अगर कोई बॉडी का, खुद सोचना, कोई बॉडी नेट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा,
तो उसी केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, dt बाई dt को रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट। अच्छा, कोई बॉडी अगर नेट इमिट कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसका टेम्परेचर घट रहा है, तो उस समय क्या बोलोगे, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट। उस बॉडी का टेम्परेचर घटेगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? तो dt बाई dt कई जगह आपको बोला जाता है रेट ऑफ कूलिंग, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसका टेम्परेचर घट रहा होगा तो उसका मतलब वो ठंडा हो रहा होगा, तो उसको रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट को ही हम लोग रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। तो ये लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये सारी चीजें है क्या, एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, बस टर्म्स है, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना दे। क्वेश्चंस की लैंग्वेज में लिख दिया रहता है रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट, तो ये लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए बस, और कुछ है नहीं इसमें, टर्म्स है बस। ठीक है, ठीक है, चलिए ये बात समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया, बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी हम लोग मेनली हम लोग इस चीज के बारे में डील करेंगे कि हम लोग ये मान के चलेंगे, मैक्सिमम केस में हम लोग देखते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। मैक्सिमम केस 99% केस में आपको ये दिखेगा कि बॉडी का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसलिए मैक्सिमम जगह आप dt बाई dt को रेट ऑफ कूलिंग ही बोल देते हो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि dt बाई dt रेट ऑफ कूलिंग ही हमेशा कहलाए, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट भी ये कहला सकता है, लेकिन वो कब होगा ये आपको, ठीक है, समझिएगा। हाँ, तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, t इज ग्रेटर देन ts, अगर ये आप लोगों को पता है तो सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हो dq बाई dt इज इक्वल्स टू e a सिग्मा t की पावर 4 माइनस ts की पावर 4। ठीक है, इस dq बाई dt को आप बोल सकते हो ms dt बाई dt माइनस के साथ, अभी माइनस क्यों लगाया आपको खुद समझ में आ जाएगा, e a सिग्मा t की पावर 4 माइनस ts की पावर 4। ठीक, अच्छा ये माइनस क्यों लगाया तुम खुद सोचना। dt बाई dt को लिखोगे तो असल में क्या है, असल में ये लिखोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन टाइम, यही तो लिखोगे। तो फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, सो dt बाई dt इज नेगेटिव क्वांटिटी और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव क्वांटिटी विल कभी भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर तो हो नहीं सकता, इसलिए इस टर्म को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस लगाया जाता है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज इसलिए हम लोग माइनस लगाते हैं। तो इसलिए आप लोग देखते हो कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, dt बाई dt विथ माइनस साइन इज इक्वल्स टू e a सिग्मा बाई ms इंटू t टू दी पावर 4 माइनस ts टू दी पावर 4। अच्छा, कई लोग बोलेंगे कि ये ms क्या है भैया, ये वही है जो आप लोग को कैलोरीमेट्री में पढ़ाया था, दिस इज व्हाट हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, s इज स्पेसिफिक हीट, m इज द मास ऑफ दैट बॉडी। हो गया, तो यही चीज आप लोग बहुत जगह पढ़ते हो कि रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल्स टू e a सिग्मा बाई ms t की पावर 4 माइनस ts टू दी पावर 4। समझ रहे हो माइनस क्यों लगा, ये बात आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए। ठंडा होने का जो रेट है दैट इज नेगेटिव, समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाया है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो, अगर स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, समझिएगा मेरी बात को, स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर सेकंड कोई बॉडी कितनी एनर्जी रिलीज करती है, दैट इज दैट फॉर्मूला। स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग कोई बॉडी पर सेकंड कितनी एनर्जी रिलीज करती है, दिस इज दैट फॉर्मूला। समझ रहे हो मेरी बात को।
अगर स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर बॉडी का ठंडा होने का रेट क्या होगा, दिस इज दैट फॉर्मूला। समझ रहे हैं मेरी बात को? पर कोई बॉडी किस रेट से ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन एक दो पूछ लेता हूं ताकि आपका भी थोड़ा आपको भी फील आए कि किस थ्योरी बस नहीं पढ़ाता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी करा देता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछे क्वेश्चन में। चलो ठीक है, दो मटेरियल है, सुन लो। एक का रेडियस r1 है, सेम मटेरियल का बना हुआ है दो ऑब्जेक्ट, एक का रेडियस r2 है और आपको दिया हुआ है r1 इज ग्रेटर देन r2। इसका जो मटेरियल सेम मटेरियल है, मतलब ये समझ लो दोनों आयरन का मटेरियल है, अगर ऐसा भी समझ सकते हो। एक दोनों का रेडियस अलग अलग आपको दे रखा है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका भी टी टेम्परेचर है, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर सेम है, दोनों सेम सराउंडिंग पे रखा हुआ है, मतलब कि दोनों का सराउंडिंग टेम्परेचर, मतलब एक बड़का स्फीयर लिए एक छोटका स्फीयर लिए, उसको आपने यहाँ पे रख दिया, दोनों इनिशियली एक टेम्परेचर पे था। तो आपको बताना है किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, किसका रेट, पहला क्वेश्चन, किसका नेट इमिशन रेट ज्यादा होगा, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं dq बाई dt की, किसका ज्यादा किसका कम। दूसरा पूछ रहा हूं रेट ऑफ कूलिंग की, दैट इज dt बाई dt की, किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा किसका रेट ऑफ कूलिंग कम, ये मैं पूछ रहा हूं। इसको आप a बोल दीजिए, इसको मैं b बोल देता हूं। तो किसका नेट इमिशन रेट ज्यादा होगा, किसका नेट इमिशन रेट कम होगा, किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, किसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा कीजिए कि लॉजिकली मैंने जो आपको भी फॉर्मूला बताया है उसके बेसिस में आप ये चीजें मुझे बताइए। देखो, अगर dq बाई dt की बात की जाए, नेट dq बाई dt की बात की जाए, मतलब कि नेट इमिशन रेट की बात की जाए, तो ये होता है EA सिग्मा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। तो देखो दोनों में अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम है भैया, सराउंडिंग टेम्परेचर भी सेम है, मतलब कि इन दोनों में ये दोनों टर्म तो सेम होगा। एक ही मटेरियल है, E भी सेम है, सिग्मा भी सेम है। सिग्मा तो भैया स्टीफेंस कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू तो दोनों के लिए सेम ही होगी। लेकिन एरिया देख लो किसका ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका dq बाई dt ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि रेडियस इसका ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है dq बाई dt किसका ज्यादा होगा, a का। मतलब dq बाई dt किसका ज्यादा होगा, तुम लॉजिकली बता सकते हो a का ज्यादा है, क्योंकि dq बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बाकी सारी चीजें सेम है, तो सिंपल सी बात है एरिया पे ही डिपेंड करेगा। तो dq बाई dt किसका ज्यादा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, dq बाई dt के बारे में a का ज्यादा होगा b से। अच्छा, dt बाई dt की बारे में बात की जाए, dt बाई dt की बारे में बात की जाए तो ध्यान से देखो, कई गधेड़े गलती किए हैं, चलो देखते हैं। अगर तुम देखो dt बाई dt, तो दिस इज सिंपली EA सिग्मा बाई ms t की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। तो ये टर्म सेम, E सेम, सिग्मा सेम, S भी सेम, क्योंकि S स्पेसिफिक हीट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। अगर मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक हीट भी सेम हो जाएगा।
लेकिन भैया एरिया और मास इज द नॉट मटेरियल प्रॉपर्टी, तो मतलब जिसका A/m ज्यादा होगा उसका सिंपल ही बात है कि आपका ये ज्यादा हो जाएगा, क्या बोलते हो, dt/dt ज्यादा हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एरिया को लिख सकते हो 4πr², मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेट इज 4/3πr³। तो यहां से ध्यान से लॉजिकली आप देखिएगा तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, और r² से यहाँ r कैंसिल और यहाँ पे r आ जाएगा। मतलब यहां से आप ध्यान से देख सकते हो dt/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये बात यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो। कई गधेरे डायरेक्टली मास देख के कर दिए, मैं ये बोल रहा हूं एरिया अपॉन मास का रेशियो जिसका ज्यादा होगा, तो मैंने उसको सॉल्व ही कर लिया, एरिया को 4πr² कर दिया और इसको सिग्मा 4/3πr³ कर दिया। तो डायरेक्टली बोल सकते हो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ गया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता था भैया कि R1 और R2 का रेशियो दे देता और आपसे पूछ देता कि रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो बताइए, तो फिर हवा में आपको तीर मारना पड़ता, ये पूरा सॉल्व करना पड़ता। तो ये बात ध्यान से थोड़ा सोचिएगा कि आपने जो डायरेक्टली बोल दिया ठीक है, इट्स ओके, तुमको विजन्स आते हैं वो अलग बात है, लेकिन लॉजिकली भी सॉल्व करने के लिए सीखा कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भले ही अपने आप में लल्लू है, साला क्या है इसमें, कुछ नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक है। तो जिसका देख लीजिए, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, बात खत्म। समझ में आया? ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो छोटा रेडियस का होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गया ना। ठीक है, एक और मतलब 2-3 दिन पहले ही एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, सोच रहा हूं आपके साथ डिस्कस कर ही देता हूं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। उसने क्या पूछा था कि सर मतलब सेम क्वेश्चन था, मतलब पता नहीं उसने कहां से देख के आया था, तो ये वैसे हमारे सीट में भी डीपीपीज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और सेम क्वेश्चन उसने मुझसे ये बात पूछ दिया कि सर एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है और मतलब कि दोनों का रेडियस भी सेम है, तो बताइए किसका रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद ही बता सकते हो। क्वेश्चन क्या है, मतलब 2-3 दिन पहले का ही क्वेश्चन है, किसने पूछा था आई डोंट नो, मैंने उसको बोला भी था कि बेटा आप नोट्स ठीक से पढ़िए, ये क्वेश्चंस मैंने आई होप करवाया है या आप डीपीपी आपने ठीक से डीपीपी सॉल्व नहीं किया है। हाँ मैंने सरफेस टेम्परेचर ही बोला है बेटा, कोई दूसरा टेम्परेचर नहीं बोला। मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, अगर वो देख रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा उसको, कि दो बॉडी है, एक बॉडी मतलब मान लो कि दोनों का रेडियस सेम है, r सेम है, दोनों का r सेम है और दोनों का टेम्परेचर भी सेम दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है सरफेस टेम्परेचर की बात करेगा। एक सॉलिड स्फीयर है एक होलो स्फीयर है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बताइए भैया बताइए कि रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, थिकनेस कुछ मान लो, हमें क्या दिक्कत है, दोनों का रेडियस सेम है, आपको ये बोल रखा है r सेम है, t सेम है और सेम सराउंडिंग पे रखा हुआ है, तो आपको बताना है किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा किसका रेट ऑफ कूलिंग कम। किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, लॉजिकली सोच के बताइएगा। अगर तुम बात करो रेट ऑफ कूलिंग की, dt/dt इज इक्वल्स टू E a सिग्मा अपॉन ms t की पावर 4 माइनस ts की पावर 4। अगर तुम लॉजिकली देखो इन दोनों में, तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा,
एरिया जो लेते हैं हम लोग एक्सपोज्ड एरिया लेते हैं, इस होलो का अंदर वाला एरिया नहीं लेंगे क्योंकि इट इज नॉट एक्सपोज्ड एरिया, वो अंदर का एरिया है। एक्सपोज्ड एरिया मतलब बाहर वाला एरिया, इस तरीके से समझिए। तो दोनों का बाहर वाला एरिया तो सेम है, तो मतलब एरिया सेम आ गया। ये टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 दोनों में सेम आएगा, ये भी सेम आ गया। सेम ही मटेरियल का है भैया, तो ऐसे भी सेम मान लो, मतलब सेम ही मटेरियल का है, लेकिन मैंने बस होलो और एक सॉलिड बोला है, ठीक है। तो मतलब dt बाई dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब एक बात बताओ, होलो का मास ज्यादा होगा या फिर इसका क्या बोलते हो सॉलिड का? तो सिंपल सी बात, जिसका मास ज्यादा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम, और जिसका मास कम उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो होलो का रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, तो dt बाई dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। अब ये लॉजिकल, तुम ये मत बोले कि ये सिर्फ थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। अबे हमेशा होलो का जो मास होता है वो सिंपल सी बात है कम होगा ना सॉलिड से, तो इसका आंसर इसी तरीके से आ जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो हम लोगों ने स्टीफेंस लॉ के दो फॉर्म पढ़ लिए कि स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग कोई एक बॉडी अगर हायर टेम्परेचर पे रखा है किसी सराउंडिंग पे, तो सिंपल सी बात है वो नेट इमिट करेगा। वो इमिशन रेट भी हम लोगों ने नेट इमिशन रेट भी देख लिया, और हम लोगों ने रेट ऑफ कूलिंग भी देख लिया, जिसको कि रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट भी बोलते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट की बारी आई, दैट इज न्यूटन महोदय। उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि चलो थोड़ा सा अपना ज्ञान देते हैं। तो उसने क्या बोला कि मान लो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर टी, ऐसे किसी बॉडी का टेम्परेचर टी दे रखा है। ये कई लोग सोच रहे हैं साला स्फीयर है, काहे बनाते हो? अरे स्फीयर नहीं, तुम कोई भी बॉडी मान लो, ठीक है। उसने क्या बोला कि ये जो बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बहुत आसपास हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेट इमिशन रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टी बॉडी, इसको टी बॉडी बोल देते हैं, टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। मतलब पर सेकेंड कोई बॉडी कितना नेट इमिट कर रहा है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो होगा इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पे। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके देखा, अगर टेम्परेचर, मतलब उसने रियलिटी में पहले ये बात बोली ही नहीं थी कि टेम्परेचर आसपास होना चाहिए, तो लोगों ने बोला ठीक है। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली जब स्टीफेंस ने ये चीज करके देखा तो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो स्टीफेंस ने बताया वही एक्चुअल लॉ है, जो टी की पावर 4 इज लाइक दैट, उसने ये बताया। और उसके बाद दूसरा, आप इसके हिसाब से आप ये भी बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, एक प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग किसी दूसरे, इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से दिखाते हैं। तो इसको हम लोग बोल देंगे, जैसे सपोज करो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसे कि मैं जो याद रखता हूँ उसको के डेस बोल देते हैं। मैं कोई कांस्टेंट का नाम नहीं है तो मेरा ही नाम ले लेना, अगर तुम्हें याद करने में दिक्कत है तो मन कोई कांस्टेंट का, ये यहाँ कोई कांस्टेंट का नाम ही नहीं है, तो अगर तुम्हें दिक्कत है तो मेरा नाम ले लेना, ठीक है। तो दिस इज टीबी माइनस टीएस, ठीक है। अब देखो, अगर तुम सिंपल ही सोचो तो dq बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ ms dt बाई dt, ये लिख सकते हो क्या ना dq बाई dt को? ये हो गया k dash अपॉन टी बॉडी माइनस टीएस। मतलब उसने, न्यूटन ने बस इतना बताया, कोई बॉडी नेट कितना इमिट कर रहा है, दिस इज व्हाट नेट इमिशन रेट। नेट इमिशन रेट की बात याद रखिएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि टी बॉडी इज ग्रेटर देन टी सराउंडिंग। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि 99% चीजों में अब आपको ये चीज देखना होगा, यही चीज आपको दिखेगा कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो वही सब केस अब चलता जा रहा है। तो मैंने ये बोला कि देखो, स्टीफेंस का ने आपने देख लिया, स्टीफेंस का आपने क्या देखा, ये देख लिया, ये देख लिया कि कोई नेट इमिशन रेट ये होता है। लेकिन न्यूटन ने अपना दिमाग लगाया और वो क्या बोला, बहुत पहले ही उसने एक्चुअली बता दिया था कि भैया ये तो बॉडी के टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई पावर 4 के प्रोपोर्शनल उसने नहीं बताया था। तो प्रोपोर्शनल हटाते तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने k डैश मान लिया। तो dq बाई dt को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो माइनस ms dt बाई dt। तो यहां से आप एक चीज और बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, dt बाई dt रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो इज इक्वल्स टू माइनस k डैश बाई ms इनटू टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग, इसके बराबर हो जाएगा।
अच्छा, केडेस बाई एमएस को हम लोग एक नया कांस्टेंट बोल दिए जिसको हम लोग के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। मतलब मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग dq by dt इज इक्वल्स टू k इनटू टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल्स टू दिस इज k dash, दिस इज k इनटू टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग। लेकिन वेयर k dash बाई ms इज इक्वल्स टू k। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, देख लो। k dash बाई ms को मैंने एक नया कांस्टेंट k बोल दिया था, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, और वो क्या था? स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग। तो यही दोनों में अंतर है, बस समझ में आया? तो ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, और स्टीफेंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया आपको, एक बार लिख दे रहा हूं। स्टीफेंस के अकॉर्डिंग बताया था, याद कीजिए, dq by dt इज इक्वल्स टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ये स्टीफेंस के अकॉर्डिंग नेट इमिशन रेट हो गया। इसी तरीके से स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा? ई ए सिग्मा बाई एम एस इंटू टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ये स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये दोनों अंतर है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देख लो एक बार इसको अच्छे से, और नोट भी कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है? k dash किसका कांस्टेंट है भैया? dq by dt का कांस्टेंट है, और ये इसका कांस्टेंट है। अब देखो जस्टिफिकेशन आया, बाद में क्या हुआ कि स्टीफेंस ने बोला, अरे न्यूटन ने बोला है तो इसका मतलब कुछ ना लॉजिकली सोच के बोला होगा। तो फिर बाद में इसको जस्टिफाई किया गया, देखा गया कि अगर बॉडी का टेम्परेचर, मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के आसपास है, कितना आसपास है ये बाद में हम लोग अभी तुरंत बात करेंगे। तो अगर आसपास है तो ये देखा गया कि अप्रोक्सीमेटली ये चीजें लाई कर जाती है। वो अप्रोक्सीमेटली कैसे होता है वो मैं आपको प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस आप क्या कीजिएगा, मैं मतलब बता दे रहा हूँ, आप बस इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि आप मान लीजिएगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो बॉडी का टेम्परेचर माइनस टी एस जो है वो डेल्टा टी के बराबर है, मान लीजिएगा कि, और जो डेल्टा टी है बहुत छोटा है, ठीक है? तो टी बॉडी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? टी की जगह आप लिख सकते हो, टी की जगह आप लिख सकते हो टी एस प्लस डेल्टा टी, तो इसको पुट कर देना यहाँ पे। उसके बाद टी एस कॉमन लेना, बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देना, तो उसके बाद कट जाएगा बहुत सारी चीजें। उसके बाद आपको वही पुराना वाला रूप ही दिखेगा। जब प्रूव किया गया तो इससे एक नई चीजें पता चली। तो असल में जब स्टीफेंस लॉ की हेल्प से उस चीज को जस्टिफाई किया गया, तो यहां से मुझे एक दो टर्म्स पता चली। जस्टिफिकेशन करने के बाद मुझे एक दो बात चीजें पता चली, जैसे कि के डेस की जो वैल्यू आई ना, वो मुझे पता चल गई। वो कितनी होती है? वो होती है 4 EA सिग्मा TSQ। मतलब के डेस जो कांस्टेंट होता है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से के की बात की जाए तो के डेस बाई MS हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 EA सिग्मा TSQ बाई MS। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर कांस्टेंट है ये वैरी करता रहेगा। अगर आप सराउंडिंग को चेंज कर दोगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बॉडी का सरफेस एरिया चेंज कर दोगे तो इस हिसाब से इसका चेंज हो जाएगा। बॉडी का मास चेंज कर दोगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से एस की वैल्यू, अगर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू चेंज कर दोगे तो सिंपल सी बात है के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये के का वैल्यू होता है उस जस्टिफिकेशन के बाद। इस तरीके से आप सॉल्व करके देखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, के की वैल्यू और के डेस की वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करती है आप लोगों के सामने है। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है के और के डेस क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने पहले ही यहाँ पे आपको बता दिया, के रेट ऑफ कूलिंग का कांस्टेंट है, और जो नेट इमिशन रेट का कांस्टेंट के डेस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? के डेस जो है वो सरफेस, मतलब कि एक्सपोज्ड एरिया पे डिपेंड करता है, और सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये दो चीज पे के डेस डिपेंड करता है। दैट इज dq by dt का
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रेट ऑफ कूलिंग का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, एरिया पे, ऑब्जेक्ट के मास पे और ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट क्या है, इस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये dq बाई dt का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये dt बाई और रेट ऑफ कूलिंग वाले का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर किसी को चमका उमका नहीं है, कोई डाउट है तब पूछ लीजिएगा। पूछ लो भाई, अगर किसी को कोई डाउट है। अगर चमक गया है तो हाँ ना कुछ बोल दो जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके चलिए, अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, तुम्हें जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना, dt बाई dt रेट ऑफ कूलिंग के दो एक्सप्रेशन आते हैं। पहला आप लोगों को याद है स्टीफेंस लॉ से, दूसरा आपको याद है किससे, न्यूटन्स लॉ से। 90% जगह आपको न्यूटन्स लॉ ही काम आएगा। लेकिन एक बात सुनना मेरी बात को, अगर तुमको किसी बॉडी का टेम्परेचर, सुन लो मेरी बात को, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, किसी बॉडी का टेम्परेचर T दिया हुआ है और इसको किसी सराउंडिंग TS पे रखे हुए हैं और आपको दिया हुआ है कि बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो एक बात बताओ, इस बॉडी का टेम्परेचर घटेगा, घटना चालू होगा लॉजिकली। गर्म चाय को हम अगर यहाँ रखते हैं तो सिंपल सी बात है वो उसका टेम्परेचर घटना चालू होता है। तो अगर आपसे ये पूछ देंगे टेम्परेचर ऑफ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर ऑफ बॉडी मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप निकाल के बताइए, तो आप कैसे करोगे, थोड़ा सा सोच के बताना। दिस इज प्योर क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। सोचो थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, क्योंकि देखो तुमको dt बाई dt पता है, dt बाई dt इज व्हाट, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट, यही तो आपको पता है। तो भैया रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट के आपके दो एक्सप्रेशन पता है, ई ए सिग्मा बाई एम एस इंटू टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये पता होता है पहला, जो कि आपको स्टीफेंस लॉ से पता होता है। दूसरा आपको पता होता है dt बाई dt इज इक्वल्स टू के, के डैश सॉरी के को हम लोग लिखते हैं 4 सिग्मा ई टी एस क्यूब बाई एम एस। ये मैंने के की वैल्यू पुट कर दी, जो मैंने यहां पे आपको बताया ना कि 4 ई ए सिग्मा 4, अच्छा ए भी आएगा ना, इंटू टी माइनस टी एस। क्या करोगे, टेम्परेचर को इस तरफ लेके आओगे, टाइम को इस तरफ लेके जाओगे, टेम्परेचर को इस तरफ लेके आओगे और टाइम को उस तरफ लेके जाओगे, इंटीग्रेट कर दोगे। लेकिन ये इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टफ है,
लेकिन इंटीग्रेशन अगर तुम मैथ के स्टूडेंट हो और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इंटीग्रेशन आपसे होना चाहिए। अगर तुम ये दोनों से तुम निकाल सकते हो क्योंकि dt बाई dt की वैल्यू तुम्हें पता है, तो तुम इसी को इंटीग्रेट ही तो करना है। इसको इस तरफ लेके आओगे, टाइम को उस तरफ लेके जाओगे और इंटीग्रेट कर दोगे। इसी तरीके से इसको आप इस तरफ लेके आओगे, इसको इस तरफ लेके जाओगे, इंटीग्रेशन ही करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं इसके लिए करके आपको दिखाता हूं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए नहीं है, लेकिन हाँ लॉजिकली किस तरीके से आ सकता है समझना मेरी बात को। जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दे दे, एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन दे दे। हाँ एक बात याद रखिएगा, स्टीफेंस लॉ में कभी भी आपको अगर टेम्परेचर पुट करना है तो वो हमेशा केल्विन में पुट कीजिएगा। बात याद रखिएगा, स्टीफेंस लॉ में कभी भी टेम्परेचर पुट करना है तो केल्विन में पुट करना है, डिग्री सेल्सियस में मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो स्टीफेंस लॉ में कभी भी अगर टेम्परेचर की वैल्यू पुट करना है केल्विन पुट करना है। सपोज करो कि अगर टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर 0 केल्विन दे दे तो ये ओनली टी की पावर 4 ही रह जाएगा, टी की पावर 4 रह जाएगा तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर आप इसको इधर लेके चल जाओ, उधर से करो तो फिर रिलेटिवली आसान होगा आपको इसको सॉल्व करना। तो मैंने एक स्पेशल केस आपको बता दिया कि भैया अगर टीएस 0 दे दे तो आप रिलेटिवली इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको इंटीग्रेट आपको टीएस 0 ना भी दिया रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप यहाँ पे इसको देखते हैं, चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, देखो ध्यान से देखो, dt अपॉन t माइनस टी एस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 सिग्मा ई ए टी एस क्यूब बाई एम एस अपॉन एम एस इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ से। अच्छा t इज इक्वल्स टू 0 पे मान लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर रहता है T नॉट। सपोज दैट t इज इक्वल्स टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर, सपोज कर लो कि इस बॉडी का टेम्परेचर t इज इक्वल्स टू 0 पे, जिस समय आपने ऑब्जर्व करना चालू किया इस समय बॉडी का टेम्परेचर T नॉट रहा है। आपको t इज इक्वल्स टू t पे यही तो निकालना है बॉडी का टेम्परेचर T क्या होगा। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। तो इससे जब आप इसको सॉल्व करके निकालिएगा तो थोड़ा सा मुझे सॉल्व बताइएगा क्या आएगा। तो यह आ जाएगा एलन ओलन के टर्म में, तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये आपका आएगा एलन टी माइनस टी एस अपॉन टी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 पाई सिग्मा। अच्छा ठीक है, माइनस ऑफ ये के ही था 4 सिग्मा ई ए टी एस क्यूब बाई एम एस इंटू टी, ये आपका आ जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो दिस इज टी माइनस टी एस इज इक्वल्स टू टी नॉट माइनस टी एस ई टू दी पावर माइनस, इस पूरे टर्म को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, के बोल देता हूं जो कि के था भी है, इंटू के टी, और यहां से टी लिख सकते हो आप टी एस प्लस ऑफ टी नॉट माइनस टी एस ई टू दी पावर माइनस के टी। दिस इज अ टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ रहे हैं? अगर t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे चले जाओ, बहुत टाइम बाद देखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये 0 हो जाएगा और t इज इक्वल्स टू टी एस हो जाएगा। लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए, बहुत टाइम बाद जो चाय का जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो टी इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? वही बहुत टाइम बाद। तो ये आप देख सकते हो, लॉजिकली भी आप समझ सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। दिस इज यू आर मैथ स्टूडेंट, यू कैन डू इट, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। अब इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन चेंज करके आया हुआ, समझना मेरी बात को। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चेंज करके किस तरीके से आता है, भैया स्पेसिफिक हीट बोल देगा टेम्परेचर का फंक्शन है,
एक बार जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लल्लू नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक इज अल्फा टी क्यूब पे डिपेंड कर रहा था, ऐसे कुछ बोल दिया था, और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो 0 केल्विन बता रखा था। तो भैया लो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी थे, नहीं सराउंडिंग टेम्परेचर 0 नहीं बोल रखा था इसी तरीके से, तो तब इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी हो गया था। तो एस के जगह अल्फा टी यहाँ पुट करना था, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना था, उसका आंसर आ जाता था। तो था वो मेंस का क्वेश्चन, लेकिन था अच्छा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2014-2015 का क्वेश्चन देखिएगा, रेडिएशन पे आया हुआ है, जिसको उससे सॉल्व करना था। अब देखो ये डिस्टिंग्विश आप कैसे करोगे कि सर हमें स्टीफेंस लॉ वाला यूज करना है कि न्यूटन्स लॉ। क्वेश्चन में सिग्मा उग्मा दे रखा हो, स्टीफेंस कांस्टेंट दे रखा हो, ये सब सारी चीजों के बारे में बात कर रखी हो, तो सिंपल सी बात है, वो आपको बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है क्वेश्चन की स्टीफेंस लॉ यूज करो, नहीं दे रखा है और तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको यूज कर लो। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, फोटोन्स एनर्जी के रूप में भी इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी होती है पर सेकेंड, फोटोन्स के रूप में आप उसको कैसे इक्वेट करोगे वो आगे चल के, वो आगे हायर फिजिक्स में आप देखिएगा। तो इसका ग्राफ अगर तुम देखो तो इसका ग्राफ टी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर तुम इसका निकालोगे, तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, इसका टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ निकालोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ अगर इसका आप बनाइएगा तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसे आएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, ऐसे आएगा। दिस इज व्हाट टी नॉट, और ये किसकी तरफ टेंड करने की कोशिश करेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर की ओर टेंड करने की कोशिश करेगा। ये आएगा इसका टी वर्सेस टी ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ दैट बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, इस तरीके से आएगा। अगर तुम इसका एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन देखोगे तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर तुम इसका एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन देखोगे तो यहाँ पे एक मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, यहाँ पे आप एक बात सोच सकते हो कि मान लो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे एक बॉडी है 50 डिग्री सेल्सियस पे था और चला गया 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में इसको 10 मिनट लगा, तो बताइए 40 से 30 डिग्री सेल्सियस होने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप नॉर्मली इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, ध्यान से देखो एलन, अभी हम लोगों ने देखा था टी माइनस टी एस अपॉन टी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी आया था। अगर आपको याद होगा तो अभी हम लोगों ने जब इंटीग्रेट किया था, याद कीजिए इस तरीके से किया था, तो तुम एक्चुअली इसको ऐसे करो, सोचो टी इनिशियल और ये टी फाइनल, याद करो इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो कुछ यहाँ पे क्या आएगा, टी इनिशियल और दिस इज टी फाइनल। अगर तुम इसको लॉजिकली सोचो तो ये कुछ इसी तरीके से दिखेगा। तो तुम इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने वही चीज लिखा है, इसको टी इनिशियल और टी फाइनल। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, कोई बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस पे था से 30 डिग्री सेल्सियस आने में मान लो 10 मिनट लग रहा है, ठीक है 10 मिनट लग रहा है, और आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो भैया दो बार लगा दो ना, दिस इज इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज फाइनल टेम्परेचर। इस वाले फॉर्मूले में पुट कीजिए, इस वाले फॉर्मूले में पुट कीजिए, और उसके बाद क्या कर दीजिए, फिर दूसरी बार जब ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, करके ही दिखा देता हूं। एलन फाइनल टेम्परेचर कितना है 30, अच्छा सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ ना कुछ दिया होगा, चलो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर, चलो सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो क्या लिखोगे 30 माइनस 15 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर कितना था भैया 40, तो 40 माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के, और टाइम कितना था भैया 10, पहला वाला ये आ गया। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हो एलन, दूसरा में देख लो इनिशियल टेम्परेचर 30 दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर 20 दे रखा है, तो क्या लिखोगे 20 माइनस 15 अपॉन
30 माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। मुझे इसी का तो टाइम पता, दोनों का रेशियो ले लीजिए, के कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो, इससे कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो दो इक्वेशन आपका, एक पहले वाले इक्वेशन से मेनली दो इसलिए दिया जाता है ताकि आपका के कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि के के बारे में आपको पता नहीं होता। तो भैया के जब तक आपको पता नहीं चलेगा, टाइम के बारे में कैसे पता चलोगे, पता कर पाओगे? तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। समझ रहे मेरी बात को? ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अरे इन दोनों का रेशियो ले लेना, आ जाएगा आंसर। के कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूला को तब तक यूज कीजिए जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री 35 40 तक भी है। 40 डिग्री सेल्सियस तक आप यूज कर सकते हो। टेम्परेचर डिफरेंस अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक भी है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। कर सकते हैं बेटा, लेकिन इन दोनों को अभी तक रिलेट करा के कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए हुए नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो जो चीजें एग्जैक्टली आ रही है, ट्रेंडिंग में है, मैं उन चीजों पे बात करूँ या फिर इस चीजों पे कि मतलब कि ये चीजें आ सकती है, तो लॉजिकली सोचिएगा इस पे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो, अब एक बात समझ लो, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। दूसरा, अच्छा देखो, इस फॉर्मूले को और भी जस्टिफाई कर सकते थे। जैसे मान लो कि dt बाई dt, अगर आप लोगों को याद होगा तो दिस इज माइनस के टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग, टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग। अच्छा मान लो कि dt बाई dt, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा छोटा है। जैसे मान लो कि टेम्परेचर का रेंज आपको बहुत, पहले मैंने दिया था 30 से 40, यानी 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आपको दे रखा था कि 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने तक में किसी बॉडी को ठंडा होने में 10 मिनट लगता है। तो टेम्परेचर का रेंज लंबा है, 10 डिग्री सेल्सियस का है, देखो टेम्परेचर का रेंज। अब जैसे मैं ऐसे बोल दूं, एक बॉडी का टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस है, 51 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस होने में इसको 2 मिनट लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस है, 51 से 49 होने में इसका टेम्परेचर को 2 मिनट लगता है। तो इसमें क्या हो गया कि टेम्परेचर का रेंज जो है वो बहुत छोटा है। तो जब भी आपका टेम्परेचर का रेंज बहुत छोटा हो तो क्या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो क्या, dt बाई dt को ऑलमोस्ट आप डेल्टा टी बोल सकते हो। कब? जब आपका जो टेम्परेचर का रेंज, जो टेम्परेचर का डिफरेंस हो वो बहुत ज्यादा छोटा हो, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर हो जाता है। ये तो आप लॉजिकली जानते भी होंगे, क्योंकि आपने कैलकुलस ये सब सारी चीजें पढ़ी होगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा टी अपॉन टी, अच्छा, इज इक्वल्स टू माइनस के। अब बॉडी क्या लोगे, बॉडी का टेम्परेचर क्या लोगे, तो बॉडी का टेम्परेचर हम एवरेज टेम्परेचर ले लेंगे। तो टी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी प्लस टी फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 2, मतलब एवरेज टेम्परेचर ले लेंगे बॉडी का, माइनस ऑफ टी सराउंडिंग। अच्छा, इसी तरीके से डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, टी फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई टी कर सकते हो। सॉरी, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे क्योंकि इसको भी तो पॉजिटिव लगता है। टी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टी फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, क्योंकि घट रहा है तो सिंपल सी बात है, इज इक्वल्स टू, ठीक है। चलिए, माइनस है ही तो कोई जरूरत नहीं है, माइनस है ही तो टी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सॉरी फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये माइनस जब है ही तो क्या टेंशन है, माइनस के बाकी का पूरा मसाला। मतलब इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि जब माइनस है ही इस तरफ, ये पूरी क्वांटिटी माइनस को जब दिखा ही रहा है तो सिंपल सी बात है ये भी माइनस में ही होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है टी फाइनल इनिशियल से छोटा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको एवरेज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लॉ बोलते हैं, इससे भी आप कर सकते हो। तो इसके थ्रू जैसे क्वेश्चंस क्या आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं कि जैसे सपोज करो कि 41 से 49 डिग्री सेल्सियस होने में 2 मिनट का टाइम ले रहा है, जैसे आपको बोल दे 2 मिनट का टाइम ले रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपको बोल दे, तो आपको बोल दे जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 49 डिग्री सेल्सियस से बता दो भैया 47 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लेगा, बॉडी को ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा। तो भैया दोनों इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, इसको लिखोगे, देखो ध्यान से देखो तो लिखोगे फाइनल टेम्परेचर 49 माइनस 50 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस के इनटू 49 प्लस 51, सॉरी 51 था ना, 51 बाई 2, सराउंडिंग टेम्परेचर कुछ होगा तो सराउंडिंग टेम्परेचर चलो 20 मान लेते हैं, ठीक है 20। तो ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा वाला क्या लिखोगे, फाइनल टेम्परेचर है 47 माइनस 49 अपॉन टी, इसका टेम्परेचर मुझे नहीं पता है, इज इक्वल्स टू माइनस के, इसको ऐड कर दो 47 प्लस 49 बाई 2 माइनस 20, दोनों को डिवाइड कर दो, टी की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। तो ये दो लॉ है जिसको कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। पहला तो ये लॉ नहीं, मतलब कि दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों की हेल्प से आप टाइम का रिलेशन विथ टेम्परेचर रेंज कूलिंग से आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो इससे आप कर सकते हो। अब मैं वो सेगमेंट उठाने वाला हूं, सुनिएगा मेरी बात को, अब मैं वो सेगमेंट उठाने वाला हूं जिससे ईमानदारी से बताऊं 90% लोग नहीं पढ़ाते हो, सुन लो 90% लोग नहीं पढ़ाते और जेई में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसे टेम्परेचर डिफरेंस मत बोलो, अगर टेम्परेचर का रेंज, ये वाला फॉर्मूला तब लगाइएगा जब टेम्परेचर का रेंज जो होगा, बॉडी के टेम्परेचर का रेंज जो होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है ना क्वेश्चन में, देखो 51 से 49 होने में 2 मिनट लगा, तो आपको ये बताना है। तो इस चीज को मत सोचो, बस ये समझो कि टेम्परेचर का रेंज जो है वो 5 से कम रहे। अब कई लोग बोलते हैं कि सर कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, तो मेरा ये कहने का मतलब है ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन दे रखा है लॉग वाला मेथड लगाइए, क्योंकि इंटीजर टाइप में एक्यूरेसी देखा जाता है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में लॉग वाला मेथड इज ऑलवेज, लॉग वाला मेथड लगाइए आप, इसको भूल ही जाइए, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। अगर ऑप्शंस वाइज आंसर दे रखा है, मतलब कि 4-5 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, 4-5 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उस केस में आप कोशिश कीजिए, अगर आपका ऑप्शंस बहुत दूर दूर दे रखा है, समझिएगा मेरी बात को, ऑप्शंस अगर दूर दूर दे रखा है फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि आप इस वाले मेथड से लगा लीजिए और अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा वो। अगर ऑप्शंस बहुत करीब दे रखे हैं तो फिर आपको लॉग वाला मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये अंतर है दोनों में, ऑप्शंस बहुत करीब दे रखे हैं लॉग वाला मेथड लगाइए, अगर लॉग की वैल्यू दे रखी है तो कुल मिला के वो आपको बोलना चाह रहा है कि भैया लॉगे मेथड बताओ, से लगाओ। अगर वो नहीं दे रखा है, मतलब कि ऑप्शंस नजदीक नजदीक बहुत दे रखे हैं, तो फिर भी आपको लॉग मेथड ही लगाना पड़ेगा। और 2-3 लॉग की वैल्यू तो याद ही रखो, log 2 क्या होता है, log 5 क्या होता है, log 10 क्या होता है, ये सब चीजें हुई तो वैल्यू याद ही रखा करो, ठीक है, ई की बेस पे भी और इसकी बेस पे भी, 10 के बेस पे भी, ठीक। चलो अब लास्ट हेडिंग डाल लेना, हीट लॉस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स दैट इज हीटर। हीट लॉस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स। जैसे मैं एक बात बोलूं, मान लो एक मेरे पास
एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने हीटर लगा दिया, एक हीटर लगा दिया, ठीक है। और ये हीटर जो है पावर P सप्लाई कर रहा है, पावर P सप्लाई कर रहा है। पावर P सप्लाई करने का क्या मतलब हुआ, पर सेकेंड इसको एनर्जी P दे रहा है, मतलब पर सेकेंड इसको P एनर्जी दे रहा है। और इस समय इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts। मुझे रिलेशन निकालना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, रेडिएशन रोटेशन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए। तो थोड़ा सा सोचिए क्या होगा। और आपको ये भी दे रखा है कि T इज ग्रेटर देन Ts, और ये भी आपको दे रखा है। तो थोड़ा सोचिए हम यहाँ पे क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सोचिए। अगर हमें बोला जाए कि मेंटेनिंग टेम्परेचर T, कुछ भी ऐसे, पहले आप सोचिए यहाँ पे किस तरह का रिलेशन लिख सकते हैं। ये तुम्हारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कोई मतलब कि ये नहीं है। तुम सोचना कि जैसे कि आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई पानी रहता है, जैसे मतलब घर पे आप देखते हो कि आपके पास नॉर्मल जो मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे आपको पानी दिया हुआ है, पानी है, आप उसको गैस पे चलाते हो, मतलब कि हीटर पे रख दिया आपने उसको, उसको एनर्जी दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है। तो उसी टाइप की प्रॉब्लम है ये। या पानी को भूल जाओ तो एक ऑब्जेक्ट को आप हीट करना चालू करते हो गैस के ऊपर, तो क्या होता है? तो लॉजिकली सोचिएगा। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये किस तरह का प्रॉब्लम है। मान लो कि आप एक ऑब्जेक्ट को हीटर के ऊपर रख दिए, तो हीटर के थ्रू उसको एनर्जी मिल रहा है। मान लो कि इनिशियली उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ही था। जैसे आप इसके हीटर के ऊपर रखोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। लेकिन अगर तुम लॉजिकली सोचो तो तुम होगा क्या, P माइनस, जैसे इसका थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तुम लॉजिकली सोचना कि जैसे इस बॉडी का थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये नेट इमिशन करना लगेगा। इमिशन क्यों करने लगेगा, जैसे ही इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है तो इस समय जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतना वो इमिट करेगा। लेकिन जैसे इसका थोड़ा सा भी बॉडी का टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आपका वो अगर बढ़ गया, तुम खुद सोचो, लॉजिकली सोचना, थोड़ा सा भी इसका टेम्परेचर अगर बढ़ गया बॉडी इस सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो ये इमिट करने लगेगा, कुछ ना कुछ इमिट करने लगेगा। मान लेते हैं किसी टाइम टी पर इसका इस बॉडी का टेम्परेचर टी हो गया, जैसे आपने इसको गर्म करना चालू किया, इसका बॉडी का टेम्परेचर टी हो गया, तो लॉजिकली आप सोचो तो ये नेट इमिट करना चालू कर देगा। तो इसका क्या मतलब है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, जो एनर्जी इसको पी मिल रही है माइनस dq बाई dt, इस टेम्परेचर का नेट इमिशन रेट जो होगा वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो इस टेम्परेचर पे कुछ, इस टी टेम्परेचर पे, टी सराउंडिंग पे कुछ इसका नेट इमिशन रेट होगा, नेट इमिशन रेट होगा ना, उसी को मैंने लिखा इज इक्वल्स टू नेट एब्जॉर्प्शन रेट। कई बोलेगा साला नेट इमिशन रेट भी लिखा, नेट एब्जॉर्प्शन रेट भी लिखा। दिस इज ट्रू। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, P माइनस ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4। ये आपको ये बता रहा है कि रेडिएशंस के थ्रू कितना नेट इमिट कर रहा होगा। अगर बॉडी टेम्परेचर T पे है तो इतना इमिट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नेट इसमें एब्जॉर्ब ही हो रहा होगा। मतलब समझना, इसमें P से एनर्जी आ रही है, इसमें तीन चीजें हो रही है, इमिशन के थ्रू भी मतलब एब्जॉर्प्शन के थ्रू एनर्जी आ रही है, सराउंडिंग के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ, साथ साथ इमिट भी कर रहा है। इन दोनों को तो हमने ठिकाना लगा दिया इससे। लेकिन ये जो आ रहा है P एनर्जी किसके थ्रू आ रहा है, समझना, हीटर के थ्रू। तो हीटर के थ्रू जो एनर्जी आ रहा है उसमें माइनस कर दो जो वो नेट इमिट कर रहा है रेडिएशंस के थ्रू,
तो आपको क्या बता देगा नेट कितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, तो यही मैंने बोल दिया नेट एब्जॉर्प्शन रेट। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं नेट एब्जॉर्प्शन रेट को भी क्या बोलोगे, dq बाई dt ही बोलोगे, dq बाई dt बोलोगे। और इसको हम लोग dq बाई dt को हम लोग रिप्लेस करवा सकते हैं किससे, ms dt बाई dt से। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ms dt बाई dt। और ये लेकिन यहाँ पे dt बाई dt इज रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट, दिस इज रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट। ये आपको मैं थियोरेटिकल मतलब जो आपका एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसके बारे में बता रहा हूं। तुम लॉजिकली सोचना ना, एक आप ऑब्जेक्ट को आग के ऊपर या हीटर के ऊपर रखते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है, तो वही चीज तो ये बता रहा है dt बाई dt, एक टाइम तक उसका टेम्परेचर बढ़ता है उसके बाद बंद हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को, उस एक टाइम तक उसका टेम्परेचर बढ़ता है उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। कब, जितना, कब होगा ऐसा, जब जितना एनर्जी आप दे रहे हो मतलब कि हीटर के थ्रू दे रहे हो वो पूरी की पूरी एनर्जी इमिट हो जाए, नेट इमिशन रेट के बराबर हो जाए, तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं होगा। तो ये आपका किसी टाइम टी पे अगर इसका टेम्परेचर बढ़ घट रहा होगा तो ये रिलेशन को दिखाएगा। समझ रहे मेरी बात को, नेट एब्जॉर्प्शन रेट इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एट स्टेडी स्टेट की बात किया जाए तो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट, नेट एब्जॉर्प्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जो आप एनर्जी हीटर के थ्रू दोगे वो पूरा का पूरा इमिट हो जाएगा थ्रू रेडिएशंस, नेट इमिशन रेट के बराबर हो जाएगा। मतलब एट स्टेडी स्टेट अगर मैं बात करूं एट स्टेडी स्टेट तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा dq बाई dt नेट इमिशन रेट के बराबर। मतलब होता क्या है, अगर तुम्हें याद होगा कि किसी भी चीज को आप गर्म करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो गर्म होना चालू होता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो उसका क्या मतलब था, जितनी आप एनर्जी दे रहे हो हीटर के थ्रू वो पूरी की पूरी इमिशंस के थ्रू निकल जा रहा होगा, नेट इमिशंस के थ्रू निकल जा रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी को हम लोग अगर नेट इमिशन रेट याद होगा तो इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग भी लिखते हैं और एक आपका स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग भी लिखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग में लिख के आपको दिखा रहा हूं। तो P को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि दिस इज K डैश इनटू T मैक्स। मैं क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने वाला तो है नहीं, माइनस ऑफ T सराउंडिंग। तो मतलब P इज इक्वल्स टू T मैक्स माइनस K डैश इनटू T सराउंडिंग। तो कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिया जाएगा, मैं करा दूंगा। उसके बाद मैं साथ साथ कल इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं ये कराऊंगा, क्या बोलते हो, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, वो स्टार्ट कराऊंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडिएशंस की क्वेश्चन सबको, मतलब अगला लेक्चर और अगले के अगला लेक्चर क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे। तो हमारा तीनों चैप्टर्स का थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि एट स्टडी स्टेट रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तुम खुद सोचो ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर का इंक्रीमेंट रेट 0 हो जाएगा, उसी को तो हम लोग स्टडी स्टेट बोलते हैं। तो स्टडी स्टेट में ये जो चीज होगी ये 0 हो जाएगी। तो लॉजिकली सोचो तो दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा ना। मतलब अगर ये पूरी का टर्म अगर ये रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट 0 होगा तो सिंपल सी बात है ये दिस इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे, तो एरिया सिंपल सी बात है ना, एरिया इस ऑब्जेक्ट का एरिया लेंगे ना, लॉजिकली इसका एक्सपोज्ड एरिया लेंगे ना। सर ये एरिया स्टीफेंस लॉ में एरिया ऑफ सराउंडिंग, देखो एब्जॉर्प्शन में जो एरिया लिया जाता है तुम लॉजिकली सोच के बताना, एब्जॉर्प्शन में जो एरिया मैंने एब्जॉर्प्शन रेट बताया था आपको कि वो भी सरफेस एरिया ऑफ इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो इस चीज पे डिपेंड करेगा ना कि बॉडी का सरफेस टेम्परेचर, बॉडी का सरफेस एरिया कितना, जितना ज्यादा बॉडी का सरफेस एरिया होगा उसी सरफेस एरिया के थ्रू तो एब्जॉर्ब हो रहा होगा ना। इसके सराउंडिंग के सरफेस एरिया से उसको क्या मतलब, अगर एब्जॉर्ब हो रहा है किसी बॉडी में, अगर कोई रेडिएशंस गिरा और उसके कारण एब्जॉर्ब हो रहा है तो सिंपल सी बात है वो किस एरिया पे डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन, वो उस बॉडी के सरफेस एरिया पे डिपेंड, जितना ज्यादा बड़ा बॉडी का सरफेस एरिया होगा
उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो एब्जॉर्प्शन रेट है, जो शुरुआत में मैंने बताया था 2 रेट, इमिशन रेट और एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग बताया था स्टीफेंस लॉ में, उसमें जो एरिया लेते हैं वो भी आपका बॉडी का सरफेस एरिया मतलब एक्सपोज एरिया ही होता है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा बॉडी का उसी हिसाब से तो उस पर एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो ठीक है, कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं इससे रिलेटेड, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए किस तरीके से इस तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर मेनली 2 लेक्चर्स में क्वेश्चन से लेने वाला हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो भी डाउट होगा प्लीज कल पूछ लीजिएगा। तो कल मैं आते समय आप लोगों के सारे डाउट्स देख लूंगा। ठीक है, जो लोग भी हैं अगर पर्सनली डाउट पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर कल की क्लास में आने से पहले ये डाउट्स मेरे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा पहले वो डाउट्स को क्लियर करूं, उसके बाद इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। थोड़ा बहुत देखो क्लास में लेट भी हो जाए तो उसके लिए उतना ज़्यादा हल्ला उल्ला मत किया करो, क्योंकि मेरी ऑलरेडी तबीयत खराब थी तो मैं दवाई ववाई खा के आ रहा था, तो सिंपल सी बात है वो लेट हो जाता है। तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि क्लास लेने से पहले मुझे दवाई खा के क्लास लेनी पड़ती है। वो मुझे पता है कि अब मैं जाके सो के रहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट किया कीजिए। थैंक यू।